तो बुकलेट से सेक्शन बी सॉल्व करना था। पूर्व सेक्शन बी का डाउट्स लिखिए हो ना। ये सवाल ये दिया है, अगर किसी कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज करो, क्लोज्ड वेसल है, वर्ड पढ़ना है इसका। If you increase the temperature, volume is constant, N is constant, so P will increase. यहाँ तक क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, P इंक्रीज करेगा, बिकॉज ये सब कांस्टेंट है। तो P इज इक्वल टू NR अपॉन V। क्लोज्ड वेसल है, सो V कांस्टेंट T। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dP इज इक्वल टू NR बाई V इंटू dt। Can we write dP by P is equal to dt by T? अब dP by P को क्या कहा है, 0.4%, मतलब इतना इंटू 1/100, दैट इज इक्वल टू dt कितना है 1 डिग्री C अपॉन T। तो 1 डिग्री C कहो या 1 केल्विन कहो, बात बराबर है। ये T मस्ट बी इन केल्विन, सो T कितना आ जाएगा यहां से 100 upon 0.4, that is equal to 250 Kelvin। कौन सा आंसर ट्रू है, सेकंड। नेक्स्ट इज 19। इससे पहले आई होप कि सब सॉल्व हो गया होगा। अच्छा, एक सवाल सलोनी ने पूछे 6, उस पर भी आते हैं। अब बात करते हैं इसका 19th। तो अभी हमने ये पढ़ाया ही नहीं है, कोई अभी नहीं पढ़ाएगा। ये साउंड वेव जब पढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला होता है गामा आर टी अपॉन एम, ये पढ़ाया जाएगा। कहोगे ये गामा क्या है, केमिस्ट्री में पढ़े हो, क्योंकि अब डाउट ले रहा हूं तो मैं बता रहा हूं, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। एडियाबेटिक एक्सपोनेंट अब तुम्हें पता है गामा मोनोटॉमिक के लिए गामा कितना होता है, डायटोमिक के लिए कितना होता है मैं भी बताऊंगा। तो जिसने अभी ट्राई किया और केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो तो गामा निकालो, चूंकि ऑक्सीजन डिसोसिएट हो गया, टी पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो ये आ जाएगा। क्लियर? अपूर्व एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है विच इज 20 लीटर, 20 लीटर का कंटेनर है। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी
क्या पढ़ाया था? टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया है क्या? हाँ। कितना होता है? 3/2 3/2 PV। अरे हाँ, तुम्हें तो पता है 3/2 PV। तो नहीं आ जाएगा, ये दे दिया है। आंसर मैच नहीं आसान कर सवाल रहा। लग रहा है। 1.5 इंटू 10⁵ दे दिया है, 3/2 दे दिया है, P निकालना है, वॉल्यूम है 20 लीटर, लेकिन 20 लीटर है, हमें तो SI यूनिट में पुट करना है, शायद यहाँ गड़बड़ी हुई होगी। हाँ। मीटर क्यूब में है ना? तो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब? एनीवन नोज? 10 to the power minus 3। 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब। रीजन इज 1 लीटर कितना होता है पता है? 10 सेंटीमीटर का क्यूब ले लो तो ये 1 मीटर क्यूब होता 1 लीटर होता है। और 1 सीसी क्या होता है? 1 सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसी को सीसी बोलते हैं। ये कितना होता है? 10 to the power 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 10 to the minus 2 मीटर, तो इसका क्यूब, तो ये हो जाता है बच्चों 10 to the power 6 मीटर क्यूब। सॉरी, 1 cc is equal to 10 to the minus 6 मीटर क्यूब, 1 लीटर is equal to 10 to the minus 3 मीटर क्यूब, और 1 लीटर is equal to how much cc? Is it clear? सारे बच्चे लिख लें, चाहे कभी कभी ये बच्चे डाउट पूछते हैं, मुझे लगता है यहीं पे तुम लोग गड़बड़ किए होगे। तो 20 लीटर का मतलब ये। फाइनल आंसर देखो, 6 and 7 question. Consider the quantity mkt upon pv. अब यहाँ पे ये m दिया नहीं है, क्या है m? mkt upon pv, तो pv इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? nRT। ये 6 सवाल में देखना करा कि ये क्वांटिटी क्या है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। m शायद मोलर मास है, ठीक है ना? r कितना है? m के अपॉन n इंटू na इंटू k, या हो सकता है ये m जो है टोटल मास होगा, शायद इसको लिखना चाहिए। क्या है ये? अगर ये टोटल मास है, if it is total mass, so this is total number of molecules, so this is mass of one molecule. Is it clear? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि m जो है वो टोटल मास है, टोटल मास ऑफ द गैस सैंपल। सर m मास ऑफ द गैस दिया है। कहाँ लिखा? अच्छा लिखा है, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं। हाँ, m इज मास ऑफ द गैस, ठीक है, एकदम सही, जो मैं सोच रहा था वही। तो अब बताइए क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल से आ गया टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ये किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ गैस पे। 4th क्वेश्चन,
और 7 सवाल आ जाते हैं। 7 बच्चों एरर का है, बट डिफरेंशिएशन तुम लोग जानते हो, मैं बहुत सिंपल सा बताता हूँ क्या करना है इसमें। PV is equal to nRT। correct gas volume of the gas is decreased by 10% during isothermal process। तो T कांस्टेंट है, तो P1 V1 is equal to P2 V2। so P2 is equal to आ जाएगा P1 into V1 upon V2। P1 into V1 by V2 निकालना बच्चों। तो V2 के बारे में क्या कहा है, 10% डिक्रीज कर दिया। 10% डिक्रीज कर दिया का मतलब 0. V2 कितना हो गया, 10% डिक्रीज हुआ, 0.9 V1 हो जाएगा। तो 10 P1 अपॉन 9 हो जाएगा ये P2। क्लियर ये? सो परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो P2 माइनस P1 अपॉन P1 into 100 नहीं 200 कैसे हो जाएगा, परसेंट P2 निकालना है ना, P1 तो Into P2 by 100 P1 कितना है, into 100। ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज। P2 by P1 कितना है, 10 by 9 minus 1 that is equal to 1 by 9। परसेंटेज चेंज लिखना है। परसेंटेज चेंज में क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 by 9 into 100 इतना परसेंट चेंज हुआ है। ये होता है फ्रैक्शनल चेंज। और मेडिकल में इस टाइप के बहुत सवाल आते हैं, इसको अच्छे से समझ लो। और एरर में पढ़ाऊंगा तो उस समय इसको समझाऊंगा और अच्छे से। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने VRMS देखा, V एवरेज देखा और VP देखा। ये ग्राफ भी देखा था ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का ग्राफ भी डिस्कस किया था। ये था dN by dV और ये था V। ये पॉइंट था VP, उसके बाद V एवरेज और फिर VRMS। और ये भी पूछता है कि VP से मूव करने वाले कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सबसे ज्यादा है VR, और VRMS से मूव करने वाले मॉलिक्यूल सबसे कम है। और ऐसा नहीं है कि VRMS से ज्यादा स्पीड से मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, होंगे। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये समझ लिया तुम लोगों ने। सो इससे आगे बढ़ते हैं। ये याद है ना, पढ़ा दिया है ना? यस सर। बड़ा फेमस सवाल आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। ये लिख दिया था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं।
VP is less than V average is less than VRMS। और एक और चीज ये लिखा है, ऐसे लिखा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद स्पीड VP, ये बोल देगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद स्पीड VP, तो ये ग्रेटर होगा। ये बच्चे गलत करते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद VRMS। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं इससे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है गैस मॉलिक्यूल्स का। लेकिन क्या गैस मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है क्या? क्या उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है क्या? सो देयर आर केसेस, अगर मोनोएटॉमिक है तो क्या होगा, अगर डायटोमिक गैस है तो क्या होगा, अगर पॉलीएटॉमिक गैस है तो क्या होगा, है ना। तो वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे। So, इसको पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हेडिंग डालो डिग्री ऑफ फ्रीडम। जनरली मैं कभी कभी इस चीज को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता है उसके बाद बताते हैं, बट चलो अभी केटीजी पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे ही बता देता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज number of ways in which molecule possess energy। कितना वे, कितना तरीके से वो एनर्जी को रख सकता है ना। ये अभी बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा, अभी दूसरा टर्म में लिखूंगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं सपोज मोनोएटॉमिक गैस, देखना इंडियन ऑथर में मैक्सिमम जगह पे या तुम लोग भी इसको लिखते होगे मोनोएटॉमिक, लेकिन एक्चुअली में होता है मोनोएटॉमिक। स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो ये लिखा आता है, नॉर्मल बुक मत देखना इंडियन ऑथर का, अदर देन एच सी वर्मा। एच सी वर्मा देखोगे, देखना कि क्या लिखा होता है। किसी ने गौर किया ये? इसका मतलब बच्चों इसको क्या मानेंगे, स्मॉल स्फीयर। मोनोएटॉमिक गैस इज ट्रीटेड एज स्मॉल स्फीयर। लाइक इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, हीलियम। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितने तरीके से होगा, तो ये हो सकता है इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसका स्पीड कुछ इधर है vx, इसका कुछ इस डायरेक्शन में हो सकता है स्पीड, और इसका कुछ इस डायरेक्शन में हो सकता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वेज की जगह पे लिख लो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज। Number of independent ways in which molecules can possess energy। अब जैसे हमने कहा कि इसका एक Vx Vy, अगर हमने Vx और Vy ले लिया तो फिर ये डायरेक्शन नहीं लेंगे, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये डायरेक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग इधर कंपोनेंट है, इधर कंपोनेंट है। इसके पास अगर किसी मोमेंट पे ऐसा स्पीड है तो कितना काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे इस मॉलिक्यूल्स का, लिखोगे हाफ m नेट v का स्क्वायर
दैट मीन्स vx स्क्वायर प्लस हाफ m vy स्क्वायर प्लस हाफ m vz स्क्वायर। सही लिखा क्या? नेट काइनेटिक एनर्जी ये लिखोगे। सो ये जो काइनेटिक एनर्जी लिखा उसमें कितने टर्म्स अपीयर हुआ? 1 2 3। मतलब इसके पास एनर्जी है कुछ एक्स डायरेक्सिस के मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, कुछ एनर्जी होगा वाई डायरेक्सिस के मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, कुछ होगा जेड डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग। सो दिस इज 3 इंडिपेंडेंट तरीका है जिसमें ये एनर्जी रख सकता है। सोचो कि इसका 3 बैंक अकाउंट है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। हो सकता है कभी इस अकाउंट में पैसे नहीं है, इस अकाउंट में है, इस अकाउंट में बहुत ज्यादा है, हो सकता है कभी इसमें बहुत ज्यादा है, काइंड ऑफ थिंग। मतलब हो सकता है किसी मोमेंट पे सिर्फ इसका वेलोसिटी इधर ही है, किसी मोमेंट पे सिर्फ इधर ही है। तो ये टोटल चेंज होते रहेगा, बट इतने तरीके से वो रख सकता है। क्या इसमें रोटेशन होगा बच्चों? पॉइंट मास है, स्मॉल स्फीयर। नहीं। स्मॉल स्फीयर का मतलब लाइक पॉइंट मास, नो रोटेशन। सो दिस इज द टोटल एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी जो है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, रोटेशन नहीं है। सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वी डिनोट इट बाय एफ, फ्रीडम का एफ, इसका एफ हो जाएगा 3। 1 2 3 3 बैंक अकाउंट है इसका जिसमें पैसे रख सकता है। लिख लो इसमें, ये मिटा रहा हूं। बच्चों एक ऐसा चार्ट बनाओ, मेरे पास जगह कम है लेकिन तुम थोड़ा सा बड़ा बनाना, है ना। यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ गैसेस, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, मतलब ट्राइटॉमिक लिख देता हूं, ट्राइटॉमिक में भी 2 होगा। और इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम किस किस फॉर्मेट में है? ट्रांसलेशनल मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, कुछ रोटेशनल के कारण होगा और वाइब्रेशनल होगा, उसके बाद लास्ट में टोटल। सो मोनोटॉमिक गैस में ट्रांसलेशनल कॉरेस्पॉन्डिंग 3 आएंगे, कौन कौन सा? हाफ m vx स्क्वायर प्लस हाफ m vy स्क्वायर प्लस हाफ m vz स्क्वायर। रोटेशन होगा नहीं बिकॉज पॉइंट मास है तो 0, इसका भी 0। टोटल कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों? 3। इफ वी टॉक अबाउट डायटोमिक, डायटोमिक का मतलब ऐसा होगा 2 मॉलिक्यूल से 2 स्फीयर कनेक्टेड है, इसका भी डायटोमिक है, हो सकता है ये इधर जाए इधर जाए इधर जाए, तो ये एडिटिव हो जाएगा 3। अब समझना है रोटेशंस का। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट ध्यान में रखना है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये रोटेट कर सकता है, तो इसके अबाउट इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, लेकिन अभी एमबी बैच को नहीं समझ में आएगा। डोंट वरी, सिर्फ लिख लो, बाद में समझ में आ जाएगा। ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे ऐसे। एमए बैच को तो क्लियरली समझ में आएगा। इसके अबाउट रोटेट करेगा, लाइक सपोज ये है, ऐसे ऐसे रोटेशन होगा। दूसरा होगा कि ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। कभी कौन कौन से कहा? आईजेड। दूसरा हो जाएगा
आई वाई एक्सिस के बाद रोटेट करेगा और तीसरा एक्सिस होगा एक्स एक्सिस, तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। लेकिन ये पॉइंट मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। एम ए बैच कंफर्म करो या एम आर Yes, बैच। sir. Yes. अगर हम इस एक्सिस की बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस इतना है, तो कुछ आई वाई होगा। इफ वी टॉक अबाउट जेड एक्सिस तो भी होगा, बट इफ यू टॉक अबाउट एक्स एक्सिस तो मॉलिक्यूल्स उसी पॉइंट पे है, तो इसका आई एक्स क्या है, 0 है। तो रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इसके पास 2 एनर्जी हो जाएगा, हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर। और चूंकि y के बाद तो ओमेगा y और यहाँ पे भी ओमेगा जेड, x वाला टर्म नहीं आएगा। तो बच्चों इसका कितना हो जाएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2, 1, 2 और यहाँ पे कितना था 3। वाइब्रेशनल 0 होता है। अभी समझाता हूं। तो टोटल कितना हो जाएगा 5। कहोगे 0 कब होता है, एट लो टेम्परेचर। कहने का मतलब रूम टेम्परेचर पे 40 डिग्री पे 50 डिग्री पे वाइब्रेशनल जो 0 होता है, वाइब्रेट नहीं करता। वाइब्रेट का मतलब हुआ कि ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा, तो ये नहीं होता। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है, बॉन्ड लेंथ फिक्स होता है, तो उसके कारण एनर्जी नहीं होता, नेग्लेक्ट करता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम सारे बच्चे याद कर लें। डायटोमिक का कितना होगा 5, मोनोटोमिक का कितना 3। अमोल क्लियर है क्या ये? एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2 corresponding to vibrational at high temperature। ये बहुत छोटा लिख रहा हूं, जगह नहीं है इसलिए। 2 हाई टेम्परेचर पे, तो अगर डायटोमिक की बात करें तो हाई टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा 7। लेकिन कोई पूछेगा कि सर हाई टेम्परेचर का मतलब कितना, तो ये थोड़ा कंसेप्ट वाला चीज बता रहा हूं। हाई टेम्परेचर मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि लेट्स की 100 डिग्री सी के नीचे वाइब्रेशनल एक्टिव नहीं है और 100 डिग्री जैसे पहुंचा वाइब्रेशनल एक्टिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो एक सर्टेन डिफाइंड टेम्परेचर नहीं होगा। As temperature increases, vibrational degree of freedom becomes active in some percentage of molecules। Some percentage of molecules, that means let's कि अगर 100 डिग्री सी किया है तो 5% मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव हो गया है। अगर कोई कहे कि सर 150 डिग्री सी कर देंगे तो क्या होगा, तो हो सकता है 25% में डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव हो गया। और सपोज मान लो कि 250 डिग्री सी कर दिया तो हो सकता है 99% मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल एक्टिव हो गया। तो ऐसे इंक्रीज करते जाए। क्लियर? ये कोई एक सर्टेन डिफाइंड टेम्परेचर नहीं होगा कि इसके नीचे किसी में वाइब्रेशनल है और इसके ऊपर सब में वाइब्रेशनल, ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ा डेप्थ नॉलेज वाला हुआ। दैट मीन्स अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, आई होप कि तुमने लिख लिया होगा, ये मिटा दिया मैं।
सो जब सारे में एक्टिव हो जाएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल हो जाएगा 7, किसी में नहीं एक्टिव है तो 5, और कुछ परसेंटेज में एक्टिव रहेगा तो एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहेगा 5 और 7 के बीच में होगा। तो मैंने बहुत सारी चीजें बताए, शायद कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। चलो, ट्राइएटॉमिक में क्या होगा? ट्राइएटॉमिक में भी दो होता है, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। सो अगर लीनियर है चाहे नॉन लीनियर, ट्रांसलेशनल सब में 3 होगा, रोटेशनल लीनियर में कितना होगा? 2 ही होगा, नॉन लीनियर में रोटेशनल 3 होगा, बिकॉज IX भी कुछ हो जाएगा। जैसा ऐसा है नॉन लीनियर, तो इसका IX भी होगा, IY भी होगा और IZ भी होगा। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? अभी ये 0 लेते हैं, टोटल हो जाएगा 6। और हाई टेम्परेचर पे फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना का ही याद रखो। ऐसे अगर हम बात करें कि किसी को कहें नहीं सर वाइब्रेशन कितना होगा, तो ईच बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग 2 होता है। जो बच्चे SHM पढ़े हैं तो वाइब्रेशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरा होता है वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सोचो कि ये 2 ब्लॉक है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, दिस इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस, इसको वेलोसिटी देके छोड़ दिया, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो किसी मोमेंट पे इसका अगर एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², दोनों का मास लिख करके, अब प्लस स्प्रिंग में कुछ एनर्जी रहेगा हाफ k(x²), कुछ कंप्रेशन है। किसी टाइम पे सारा एनर्जी सिर्फ काइनेटिक में हो सकता है, किसी टाइम पे सारा एनर्जी सिर्फ इसमें हो, बट जनरल टाइम पे ये रहेगा। सो दिस 2 टर्म्स विल अपीयर। सो इफ इट वाइब्रेट्स लाइक दिस, एक वाइब्रेशनल काइनेटिक, एक वाइब्रेशनल पोटेंशियल, सो ईच बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पोटेंशियल एनर्जी, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो ये नाम से ही पता है, इक्वी मींस इक्वल पार्टीशन, एनर्जी का इक्वल पार्टीशन होगा। दैट मींस जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैंने कैसे ट्रीट करने के लिए कहा? बैंक अकाउंट से, जितने बैंक अकाउंट्स हैं ऑन एन एवरेज सब में इक्वल अमाउंट रहेगा। मतलब सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एनर्जी रहेगा ऑन एन एवरेज। किसी मोमेंट पे किसी में बहुत ज्यादा होगा, किसी में बहुत कम होगा, किसी में 0 होगा। तो लिखो एवरेज एनर्जी corresponding to each degree of freedom average energy corresponding to each degree of freedom will be equal to half kT, हाफ kT। K क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। किसमें टेम्परेचर? केल्विन। केल्विन में। लिख लो। और क्या लिखा है? एवरेज एनर्जी। इसको अंडरलाइन कर देना, एवरेज है, हमेशा इतना होगा ये जरूरी नहीं। सो व्हाट इज टोटल एनर्जी?
total average energy of one molecule अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो क्या आ जाएगा F इंटू हाफ KT. इज इट क्लियर? यहां मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, मॉलिक्यूल. एवरेज लिखना बहुत जरूरी है. अलग अलग टाइम पे एनर्जी अलग होगा. बट इफ आई आस्क यू टोटल काइनेटिक एनर्जी, एकदम ध्यान से देखना, ऑफ 1 मोल, तो यहाँ पे एवरेज लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक एटम का ज्यादा होगा तो दूसरे का कम होगा, तीसरे का ज्यादा होगा, और जब 1 मोल लेंगे तो बहुत लार्ज नंबर है, तो सबका समेशन हमेशा कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल्स का एवरेज इनटू जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर, Avogadro's number. Na इनटू दिस. बहुत बढ़िया. यहां सब देखना, एवरेज वर्ड हट गया, ये सब कोई नहीं बताता है इतना. एवरेज वर्ड हट गया. टोटल काइनेटिक एनर्जी F/2 Na इंटू के, मैंने पहले भी बताया था, R. R. तो तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिया. दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल. अगर पूछा जाए टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल, अब बताना, हमने कहा था जो काइनेटिक एनर्जी है वही इंटरनल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है. सो दिस इज इंटरनल एनर्जी. दिस इज टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ एनी गैस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई हो जाएगा F/2 and RT. इसको जनरली बच्चों U से डिनोट करते हैं, U. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर लिया आज का, सबसे इंपॉर्टेंट. टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, n मोल आइडियल गैस इज दिस. तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको एकदम अच्छे समझो. टोटल एनर्जी हमने डिस्कस किया F/2 nRT. सो मैं बात करता हूं, अगर मान लो मोनोटॉमिक गैस है, तो व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी? 3/2 nRT. 3/2 nRT. अगर डायटोमिक गैस है 5/2 nRT or 7/2 nRT. U इक्वल टू 5/2 nRT. 5/2 nRT. or 7/2 nRT. डायटोमिक है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, 6/2. क्लियर? दिस इज द टोटल इंटरनल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का मतलब इंटरनल एनर्जी है ना, बिकॉज पोटेंशियल है नहीं. तो अगर पूछा जाए फाइंड रेशियो ऑफ इंटरनल
energy of 1 mole oxygen gas to that of 1 mole hydrogen gas at same temperature T. इसका क्या आंसर होगा? 16/2, 2/16, sorry, 2/32, C, 32/2, D1. क्या होगा आंसर? 1. अच्छा 1 हो जाएगा। तनिष्का क्या होगा आंसर? 1. 1, बहुत बढ़िया, 1 हो जाएगा। बिकॉज देखो दोनों क्या है, डायटोमिक है, तो दोनों का कितना होगा? 5/2 nRT। यहाँ पे तो दिया ही नहीं कि कौन सा गैस है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन है कि नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है, सबका सेम रहेगा। अगर इसी के जगह Yes. पे हीलियम कर देता तो क्या आंसर होता? 3/5. ऑक्सीजन टू दैट ऑफ हीलियम। ऑक्सीजन का हो जाएगा 5 5/3. और इसका हो जाएगा हीलियम का 3, 5/3 हो जाएगा रेशियो। लेकिन अगर पूछा जाए टोटल इंटरनल एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी तो यही रहेगा। बट पूछ दे टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, देखो हमने वहां पे दूसरे तरीके से प्रूफ किया था, यहाँ पे बता सकते हो। अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो मोनो है या डाया है या कोई भी है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 रहेगा, तो 3/2 nRT, 1. isn't it? सबको ये क्लियर? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यही रहेगा सारे मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो कोई भी हो। अब अगर सवाल पूछता है कि ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स के पास 2 टाइप का एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। सो कितना फ्रैक्शन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है टोटल एनर्जी का? हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? बता सकता है क्या? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 डायटोमिक के लिए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5। कहेंगे रोटेशनल का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5 और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। एम आई राइट? सो केटीजी फिनिश हो गया। अब एक्चुअली अब इस पे आ जाते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी पे सवाल करेंगे। ये तो इसी से तुम लोगों ने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? Pressure P1 is upon inversely proportional to V. ठीक है, P1/V1 equals to P2.
बॉयज जानते हो कि अगर मान लो इफ टेम्परेचर इज kept constant, pressure varies as 1/v, यही है ना? That means यही बताता है P1 V1 is equal to P2 V2. फिर और कौन सा लॉ पढ़े हो? Charles law. चार्ल्स लॉ. ये क्या होता है? Moles and pressure are constant and volume is proportional to temperature. हाँ. For a particular sample, particular sample का मतलब n कांस्टेंट रखा और क्या कहा? At constant pressure, volume is proportional to temperature. यही है ना? सही लिखा क्या? और कोई लॉ पढ़े हो क्या? Gay-Lussac's law. ये क्या कहता है Gay-Lussac लॉ? Pressure volume and directly moles are proportional to constant. temperature. कैसे होता है? GAY होता है क्या? Yes, sir. अगर फॉर ए पर्टिकुलर सैंपल फिर से वही at constant volume P is proportional to T, यही चीज. और ये तीनों को मिला दिया तो ये बन गया बच्चों, यही बना है. तीनों लॉ को मिला दो तो 1 2 and 3 है ना? तो ये बन जाता है PV is equal to nRT. और भी क्या एक होता है, एक लॉ. Avogadro's law. हाँ, Avogadro's law. होता है. Volume is directly proportional to number of moles. Avogadro's law क्या होता है? Equal volume of different gas at same temperature and pressure contains same number of Avogadro's law. ठीक है? और ये सब कुछ इसी में नहीं थे, ये वाला इक्वेशन जानते हो, इसलिए मैं अलग अलग नहीं पढ़ाता हूँ. ये सब 10th क्लास में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में डिटेल में बताते हैं. एक और लॉ कुछ पढ़े हो? डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. हाँ. हाँ, क्या सर. होता है? लिख लो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ये क्या होता है बच्चों? ये जनरली लिखा नहीं रहता तुम्हारा नोट, उसमें भी नहीं है, बुकलेट में भी शायद नहीं है, बट ऐसे सवाल आ जाते हैं.
और ये शायद 10th क्लास में पढ़ते हो या 9th क्लास में। एनीवन कोई स्टेट कर सकते हैं? So, Dalton's law partial pressure होता है sum of all the gases, sum of all the pressure of the gases present in a mixture is equals to total pressure of the system. बहुत बढ़िया मानसी, बहुत अच्छे से बताई। एक बार मैं भी कुछ बताता हूँ, एक बार और देखते हैं कि मैं समझा कि नहीं। मानसी बताया कि अगर हमारे पास कोई सैंपल है, गैस कंटेनर है, उसमें बहुत सारे गैस हैं। एक गैस है N1 मॉलिक्यूल्स, सॉरी N1 मोल, एक दूसरा गैस है N2 मोल्स, एक तीसरा गैस है N3 मोल्स, और इस कंटेनर का वॉल्यूम है V एंड टेम्परेचर है T। तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो इसमें नेट प्रेशर कितना होगा? तो डाल्टन सेज दैट कि सोचो कि सिर्फ और सिर्फ N1 मोल्स एक गैस का है और कोई नहीं है, तो ये कितना प्रेशर क्रिएट करता? P1। अगर सिर्फ N2 होता तो कितना प्रेशर क्रिएट करता? सिर्फ N3 होता तो कितना होता? अब सब है, सारे हैं, तो नेट प्रेशर जो होगा, इस ये कितना क्रिएट करा था? वो प्लस वो प्लस वो, P1 प्लस P2 प्लस P3। इज इट क्लियर? और बच्चों P इक्वल टू क्या होता है? NRT/V। तो P1 हो जाएगा N1RT/V प्लस N2RT/V प्लस N3RT/V। दिस इज द नेट प्रेशर। क्या मानसी मैं तुम्हारी बात को समझ पाया? सही से बताया क्या? Yes, sir. चलो गुड, मतलब अच्छा स्टूडेंट हूं मैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जनरली बच्चे ने इस पे स्ट्रगल करते हैं, इसलिए मैं बता दिया। एट 27 डिग्री C, a vessel of volume 1 meter cube contain 32 gram helium, oxygen and 56 gram nitrogen. Find pressure of gas in the vessel. Take R is equal to 25/3. तो कहोगे सर नेट प्रेशर क्या हो जाएगा? अभी बताया था N1 प्लस N2 प्लस N3 NRT/V, isn't it? N1 कितना हो जाएगा? हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम गैस? 8. 8 मोल्स प्लस ऑक्सीजन 1.
प्लस 2. नाइट्रोजन 2 ना 2 मोल, R हो जाएगा 25/3, T कितना हो जाएगा 27 डिग्री, 300 Kelvin. 300. गुड 300. 300 पुट करना है, 300 डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लिया है 1 मीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा बच्चों 11 इंटू 25 इंटू 300, 300 में ये चला जाएगा इतना इंटू 100, इतना क्या पास्कल, ऐसा यूनिट में पुट करना है ना। क्लियर, 2.75, 25 इंटू 11 करोगे 275 आएगा आई थिंक, 2.75 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0.275 ATM, एम आई राइट, लगभग अप्रोक्सीमेटली। अब एक सवाल लेते हैं, there is a vessel which has a semi-permeable partition which allow hydrogen to pass through, but doesn't allow oxygen. ठीक है, if partition divide vessel in volume ratio 1:2 and larger compartment contains oxygen and hydrogen is in both compartments, given that mass of hydrogen is 12 gram while mass of oxygen is 64 gram, then find pressure ratio of the two compartments.
अब बताना, हाइड्रोजन अगर सिर्फ, मैंने कहा कि हाइड्रोजन सिर्फ होता है तो हाइड्रोजन इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, और तब तक यहां से यहां जा सकता है जब तक कि दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए। हाइड्रोजन के लिए तो पूरा कंपार्टमेंट एक जैसा रहेगा। सो हाइड्रोजन के कितने मोल है यहाँ पे? 6 मोल्स हैं। हाइड्रोजन के 6 मोल्स हैं, तो क्या इसमें 3-3 होगा या इसमें 4 और इसमें 2 मोल्स होंगे हाइड्रोजन के? क्या होगा? 4-2। 4 और 2। थोड़ा सा मैंने इक्वल पार्टीशन नहीं करके हमने थोड़ा सा वॉल्यूम का ही कर दिया। मान लो इसका वॉल्यूम सपोज V0 है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2V0। कहा है रेशियो? 1:2 के रेशियो में। अब ऑक्सीजन सिर्फ इसमें, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? 2 moles. अब इस कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है। इसका अगर प्रेशर P2 लिखूंगा तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 4 + 2 6 N R T अपॉन कितना? 2V0। अगर इसकी बात करें, इस कंपार्टमेंट का प्रेशर P1, तो बोलेंगे N विल बी 2 ओनली। ऑक्सीजन इससे इसमें नहीं जाएगा बिकॉज ये सेमी परमेबल है, ऑक्सीजन को अलाउ नहीं कर रहा। तो N सिर्फ हाइड्रोजन का होगा N R T अपॉन V0। सो P1/P2 कितना आ जाएगा? 2:3। एम आई राइट बच्चों? आज का बस लास्ट सवाल ले रहा हूं, टाइम हो गया मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे निकल गए, बट ये लास्ट सवाल ले लो। There are two vessels which is connected by a narrow pipe. अभी ना एक पूरा क्लास चलेगा सिर्फ इस इक्वेशंस पे, अभी स्टार्ट किया और ये एंजॉय करोगे, यहां से तुम्हें बहुत मजा आएगा। PV = nRT पे बेस्ड, सिर्फ इस इक्वेशंस पे बेस्ड। वॉल्यूम V0, और देखो अगर ये कंटेनर नैरो पाइप से जॉइंड है तो क्या दोनों का प्रेशर अलग होगा क्या? नहीं। Same. इसका प्रेशर अगर P0 है तो इसका भी P0 रहेगा। अगर डिफरेंट होगा तो गैस इधर से इधर चला जाएगा, तो प्रेशर भी ये है। अगर पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा N0, तो कहोगे सर ये हो जाएगा P0 V0 अपॉन R T0 हो जाएगा। इसमें भी यही रहेगा। अब क्या किया, इसका ना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। दिस इज वेसल A, वेसल B। नाउ टेम्परेचर ऑफ vessel A is increased and maintained at 2 T0 while vessel B is maintained at T0. If initial pressure is P0, then find final pressure, final common pressure and also how many moles, and also find how many moles of gas goes from vessel A to vessel B.
क्या गैस इधर से इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा तो कितना जाएगा? ये सवाल है, आज का लास्ट सवाल। अब सुनना बच्चों, अगर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर यहाँ पे स्टॉपर लगा दिया होता, गैस यहां से अगर यहाँ नहीं जाता तो n कांस्टेंट होता, तो PV इज इक्वल टू nRT। n उस केस में फिक्स होता, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, V इज ऑल्सो फिक्स, so प्रेशर विल इंक्रीज। टेम्परेचर डबल तो प्रेशर डबल, किसका हो जाता है 2P0। लेकिन ये ओपन है, दैट मीन्स अगर प्रेशर बढ़ना चाहेगा सो गैस विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, है ना। तो इसका बढ़ रहा है, इसमें जा रहा है तो इसमें भी बढ़ेगा प्रेशर, इसका भी बढ़ रहा है। तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इसका कांस्टेंट रखेंगे क्या? इस सवाल का कंसेप्ट क्या होगा? क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंटेनर रिमेन कांस्टेंट? नो, कोई तो बोलो, क्या इसका कांस्टेंट रहेगा? नहीं, लेकिन दिस प्लस दिस तो कांस्टेंट रहेगा ना? Yes. Yes. तो अगर मान लो इसमें फाइनली N1 मोल रहा, इसमें फाइनली N2 मोल रहा, तो N1 प्लस N2 तो जरूर N0 प्लस N0 हो जाएगा। अब मान लो कॉमन प्रेशर हो गया है P, प्रेशर दोनों का कॉमन हो जाएगा, तो N1 क्या लिखोगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स हियर? कहोगे सर कॉमन प्रेशर P, वॉल्यूम तो इसका है V0 अपॉन R, और इसका टेम्परेचर है 2T0 प्लस इसका नंबर ऑफ मोल्स, कॉमन प्रेशर P, वॉल्यूम V0 अपॉन R, टेम्परेचर इसका T0 रखा, दिस इज इक्वल टू 2 N0 हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर P0, वॉल्यूम V0 अपॉन R T0। So P 1/2 plus 1 that is equal to 2 P0, बाकी सब कैंसिल। So P is equal to कितना हो जाएगा बच्चों? 4 P0/3। मैंने पूछा कि how many moles goes from here to here? Number of moles which goes from A to B। कहोगे सर बहुत ही सिंपल, पहले था N0, अब है N1, इतना मोल चला गया। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? कितना सिंपल सा है, पहले N0 था, अब N1 है। N0 कितना है? P0 V0 by R T0। N1 कितना है? कॉमन प्रेशर P, वॉल्यूम V0 अपॉन R, और टेम्परेचर इसका है 2T0। P देखो यहां से निकाल चुका ऑलरेडी, पुट द वैल्यू ऑफ P, यू विल गेट आंसर।